इंडियन आर्मी को 300 K9 वज्र मिल सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि भारतीय सेना डिफेंस मिनिस्ट्री के सामने मांग रख सकती है कि उन्हें 300 K9 वज्र की जरूरत है। K9 वज्र तोप होते हैं, किस तरीके के तोप होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये हमारे साथ मानस हैं, आपको बताएंगे। देखिए व्यवहारिक तोप का इस्तेमाल पहले से वॉरफेयर में होता आ रहा है। नेपोलियन बोनापार्ट के समय से इसका इंटेंसिव इस्तेमाल हुआ। उससे पहले एक सपोर्ट आर्म की तरह इस्तेमाल होती थी, बट नेपोलियन ने इसको एकदम मेन आर्म की तरह इसको इस्तेमाल करना शुरू किया, तोपों को, जिसको आर्टिलरी कहते हैं फौज की भाषा में। और उसके बाद से तोपों का चलन बढ़ा। मॉडर्न वॉरफेयर में अगर हम देखें तो अब सिंदूर में भी हमने देखा था कि जो शेलिंग की बात हम सुनते हैं, तो गोले जो दागे जाते हैं एक दूसरे पे, तो दुश्मन को तितर बितर करने के लिए, उसकी पोस्ट तबाह करने के लिए या उसकी पोजीशन से हटने के लिए ये आर्टिलरी बहुत ज़रूरी होती है। अब हम आते हैं जो हमारी खबर है कि 300 K9 वज्र तोपों का ऑर्डर दिया जा सकता है। अभी इंडियन आर्मी इस प्रस्ताव को इसी हफ्ते के अंत तक रक्षा मंत्रालय का जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड है, जो खरीद और तमाम चीज़ों को, जो हथियारों की खरीद का जिम्मा जिसके पास होता है, उसके सामने ये प्रस्ताव रख सकती है कि हमें 300 K9 वज्र तोपें चाहिए। इससे पहले 2017 में 100 तोपों का ऑर्डर मिला था। उसके बाद 2024 में भी 100 तोपों का ऑर्डर मिला था। पहली जो 100 तोपें थी उनको मैदानी और रेगिस्तान वाले इलाकों में तैनात किया गया था। दूसरी बार जब ऑर्डर दिया गया, क्योंकि ये इन्होंने L&T जो ये कंपनी बनाती है, उन्होंने समय से पहले इसकी डिलीवरी पूरी कर दी थी, तो इसको देखते हुए 2024 में फिर से ऑर्डर दिया गया। और इस जो दूसरे ऑर्डर में कुछ कस्टमाइजेशन किए गए ताकि वो हाई अल्टीट्यूड लद्दाख, कश्मीर, इस तरीके के इलाकों में एक ऐसा टैंक या एक ऐसी आर्टिलरी, ये देखने में एक टैंक जैसा लगता है लेकिन ये एक आर्टिलरी है, ये एक तरीके की तोप है, बस वो देखने में उसकी बनावट टैंक जैसी है। तो ऐसी एक हल्की तोप हमें चाहिए थी जो बहुत आसानी से पहाड़ी इलाकों में भी ऑपरेट कर सके। अगर ये मांग पूरी कर दी जाती है तो देश के पास 500 K9 वज्र हो जाएंगे, मतलब 200 पहले से हैं और 300। तो ये कितने पावरफुल है, मतलब सेना कितनी ताकतवर और हो जाएगी? देखिए, इसकी जो रेंज है, इफेक्टिव रेंज है 40 किलोमीटर से इसकी रेंज शुरू होती है। अलग अलग तरीके के उसमें गोले, जो एमुनेशंस कहते हैं, अलग अलग तरीके के गोले लगते हैं। ज़रूरत के हिसाब से इसमें एक रॉकेट प्रोपेल्ड भी एक आर्टिलरी होती है, एक एमुनेशन होता है, जिससे उसकी रेंज बढ़ाई जा सकती है। 50 किलोमीटर से भी इसकी रेंज ज़्यादा जा सकती है। अब इसमें सबसे अच्छा एक जो फीचर है, जो फौज को जिसकी ज़रूरत थी, उसको कहा जाता है शूट एंड स्कूट, यानी शूट करो भाग जाओ वहाँ से। आप जब देखते हैं कि जब आर्टिलरी फायर होता है, तो आप अगर फायर करते हैं दुश्मन की पोजीशन पे, तो वो भी आपकी पोजीशन पे फायर करता है। अब यहाँ नुकसान ये होता है कि आपकी जो आर्टिलरी की बैटरी है या आपके तोपें हैं वो तबाह हो सकती हैं। K9 वज्र के मामले में फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही इसने हमला किया, ये हमला करके वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि इसको ये हाई मोबिलिटी व्हीकल पे बेस्ड है। एक गाड़ी, मतलब आसानी से इसे एक इसकी पोजीशन चेंज की जा सकती है। हाँ, और इस कारण मतलब इस तोप को बहुत इजीली कहीं भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। और ये सेल्फ प्रोपेल्ड है, यानी खुद से चल सकती है। इसको खींचने के लिए किसी गाड़ी की या किसी, मतलब किसी भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे टोड आर्टिलरी एक होती है जिनको खींचने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है। इसमें एक MTU फ्रेडरिक शेफन का एक 1000 हॉर्स पावर का एक डीजल इंजन है, जो आमतौर पे डीजल इंजन से ही चलते हैं इस तरह के व्हीकल। तो एक डीजल इंजन है जो वाटर कूलिंग कॉन्सेप्ट पे काम करता है, यानी पानी का इस्तेमाल, जैसे हमारी गाड़ियों में होता है कि कूलेंट पड़ता है तो गाड़ियों के इंजन ठंडे रहते हैं, तो वैसे इसमें भी डीजल इंजन है और वाटर कूलेंट का इस्तेमाल किया गया है, ताकि ये बहुत इंटेंसिव वर्क करती है। 1000 हॉर्स पावर की मशीन है, तो उस वजह से इसको ठंडा रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बहुत अच्छी चीज़ है, जब रफ टेरेन में ये विभावरी ये जब काम करता है ये तो 1 मीटर लगभग ऊंची अगर कोई भी ऑब्स्टेकल है तो इसको आसानी से पार कर सकता है। 3 मीटर के आसपास अगर कोई चौड़ी खाई है या खंदक है या ट्रेंच है, ऐसा कुछ है मिलिट्री की भाषा में जिसको ट्रेंच कहते हैं, वो है, तो ये वो उसको आसानी से पार कर सकता है। और पानी अगर हो कहीं, जैसे कोई नाला है, जैसे कश्मीर के इलाकों में हम देखते हैं, या पेंगोंग देख लें, या नॉर्थ ईस्ट में भी हम देख लें, कई इलाके हैं जैसे वहाँ बरसात में नाले बढ़ जाते हैं, वहाँ पानी भर जाता है, तो वहाँ पे 2 से 2.5 मीटर के नाले में भी, पानी में भी घुस के ये निकल सकता है। तो इस वजह से सेना को एक ऑल टेरेन टाइप का एक व्हीकल मिल रहा है। और एक चीज़ और है, ये NBC प्रूफ है। न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल अटैक से भी ये अपने क्रू मेंबर्स को बचा के रखता है, तो इस दौरान भी ऑपरेटर सुरक्षित रहता है और वो इसके आर्टिलरी के इसके अंदर से चैम्बर में बैठ के अपना काम करता रहता है, वॉरफेयर में कंट्रीब्यूट करता रहता है। अच्छा, हम 155 mm की बात कर रहे थे जिसका इस्तेमाल इसमें, तो वो एक बार एक्सप्लेन करिए।
देखिए, 2 चीज़ें होती हैं किसी भी तोप में, एक होता है बोर होता है, एक होता है कैलिबर। अब जैसे ये 155 मिलीमीटर की तोप है, तो 155 मिलीमीटर उस जगह का, उस नली का साइज़ है, जैसे तोप का गोला जिस मुँह से निकल रहा है, उस मुँह का साइज़ जितना बड़ा होगा, वही उसका कैलिबर होती है। अब 155 मिलीमीटर उसका डायमीटर होता है, उसको लिया जाता है, क्योंकि इस पार से उस पार तक एक जो सर्कल का डायमीटर होता है, तो वो 155 मिलीमीटर है। अब तोप 52 कैलिबर की है, तो 52 कैलिबर से मतलब ये है कि इसमें लंबाई पता की जाती है कि जो हमारी बैरल है, बैरल की जो लेंथ है, तो बैरल की लेंथ के लिए 155 को 52 से मल्टीप्लाई यानी गुना कर देंगे और आता है 8060 मिलीमीटर, यानी लगभग 8 मीटर लंबी इसकी बैरल है। तो बैरल की लेंथ निकालने के लिए कैलिबर और 155 मिलीमीटर डायमीटर को गुना किया जाता है। तो ये चीज़, ये कंसेप्ट है, ये बंदूकों के साथ भी सेम कंसेप्ट है। बंदूक जैसे हम कहते हैं इतने बोर की है, इतने कैलिबर की है, तो वो भी ऐसे ही निकाला जाता है कि वो जो नली होती है, जो बैरल होती है, उसकी लंबाई निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, आपने बताया ये ऑर्डर एलएनटी को दिया जाता है, तो ये मेड इन इंडिया होती है पूरी तरह से, जो तोप बनेंगी ये पूरी तरह से भारत में बनती है? देखिए, ये जो तोप है, पहली चीज़ कि ये कोरिया की एक कंपनी है, जो लगातार भारत के साथ, हानवा एरोस्पेस उसका नाम है, इंडिया के साथ वो पार्टनरशिप में है इस समय, और हानवा एरोस्पेस के साथ मिलके टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुआ है इस तोप का। उनकी एक बहुत मशहूर तोप है साउथ कोरिया की, K9 थंडर नाम है उसका। K9 थंडर के प्लेटफॉर्म पर ही इसको पूरी तरीके से डिज़ाइन किया गया, और एलएनटी को पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की है हानवा ने, और इसको बनाया जा रहा है भारत में। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि भारत में बनाने से जितने कंपोनेंट्स हैं, और आर्मी को टेस्टिंग के लिए बहुत इजी होता है। अब भारत में अगर ये बन रहा है तो आर्मी को एट द मोमेंट टेस्टिंग करने के लिए इजी हो जाता है। अब जैसे कुछ पनडुब्बियाँ हैं हमारी, या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बाहर बन रहे हैं, रशिया में कुछ हमारे जहाज़ बनते हैं नेवल के, तो अगर उनको टेस्ट करना है रियल टाइम में, तो या तो हमारे नेवल ऑफिसर्स या जो भी ऑफिसर्स होते हैं संबंधित, वो जाएं यहाँ से। लेकिन अगर वो यहीं बन रहा है तो एट द मोमेंट हमारे फौज की बचत होती है। समय की बचत है, और हमारे फौज के ऑफिसर्स हैं उसको रियल टाइम में लगातार टेस्ट करते रहते हैं। क्योंकि देखिए, फौज में कोई चीज़ परफेक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती फौज में, उसमें हमेशा बेहतरी की गुंजाइश रहती है। वॉरफेयर लगातार इवॉल्व हो रहा है, तो उस सिचुएशन में देखें तो ये तोप एक मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को तो आगे बढ़ाती ही है। एक जो इंडिजिनस की बात करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस समय, कि हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं डिफेंस प्रोडक्शन में और तमाम चीज़ों में, तो डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर हम एक दिन में नहीं हो सकते। हम पहले कंपोनेंट्स बनाना शुरू करेंगे, धीरे धीरे वो 50% पहुँचेंगे, 60% पहुँचेंगे, तब हम एक दिन जाके वो 100% को अचीव कर पाएंगे। 0 से 100 एक दिन में हम नहीं जा सकते। तो उस दिशा में भी अगर देखें तो ये एक अच्छा कदम है। और एलएनटी ने जब पहला ऑर्डर था तो इसको समय से पहले डिलीवर कर दिया था। तो ये चीज़ अच्छी है कि अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है, जैसे एचएएल के मामले में हमने कई बार देखा है कि ये लेट प्रोजेक्ट्स की बात सामने आती है, लेकिन अगर ये प्राइवेट प्लेयर है और अगर ये टाइम से डिलीवर कर रहा है फौज को, और उसकी ऑपरेशनल ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, तो ये काफ़ी हद तक अच्छी चीज़ है, एक फ़ौज के लिए भी, एक देश के लिए भी। क्योंकि और ये प्रोक्योरमेंट की, क्योंकि देखिए, अगर आज हम ऑर्डर करें और उस हमें 3 साल बाद वो चाहिए, और अगर वो 10 साल बाद दे रहे हैं, तो उसकी लागत भी बढ़ती है, और इसका सारा बोझ ना सिर्फ फौज के बजट पे, बल्कि वो जो कंपनी बना रही है उसके भी बजट पे पड़ता है। तो इस वजह से एक तरीके से देखें तो जल्द से जल्द सेना को चाहिए, और 500 अगर हमारे पास हॉवित्ज़र इस तरह की तोपें हो जाएंगी, तो संभव है कि हमारे जो पाकिस्तान से लगी फ्रंट है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो चीन से लगी एलएसी है, हमारा तवांग का इलाका है अरुणाचल, तो उन इलाकों में जो बहुत दुर्गम इलाके हैं, जहाँ पे ऑपरेट करना मुश्किल होता है आमतौर पे, उन इलाकों में इसको ले जाकर, और वहाँ पे जो हमारी आर्टिलरी पोजीशंस है, तो उसको सिक्योर करने में हमें मदद मिलेगी। और शूट एंड स्कूट का जैसा हमने जिक्र किया, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है इसका। और 50 किलोमीटर रेंज एक इतनी रेंज है कि आप दुश्मन की जो पीछे जो चौकियाँ होती हैं, जो सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है पीछे का, आप उसको भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 300 K9 वज्र का जो मांग है वो भारतीय सेना डिफेंस मिनिस्ट्री के सामने रख सकती है। अगर इस मांग को पूरा कर लिया जाता है, प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो भारत को 300 नए तोप मिल जाएंगे। ये तोप कैसे काम करते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, भारतीय सेना को कितनी मजबूती और ज़्यादा मिलेगी, मानस ने बहुत डिटेल में, बहुत आसान भाषा में समझाया है। हाँ, एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, इसके फायरिंग मोड को लेके जो हमारे पास जानकारी है, इसमें 3 तरह के बहुत फायरिंग मोड हैं। देखिए, सबसे पहला है कि इंटेंस फायरिंग एक मोड होती है, मतलब
इंटेंस जैसा नाम से जाहिर है कि बहुत गंभीर फायरिंग मोड। तो इसमें एक ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है, 3 मिनट के अंदर 15 गोले दागे जा सकते हैं। एक होती है बर्स्ट फायरिंग, यानी हर 30 सेकंड में 3 गोले ये दागती है। और सबसे एक होती है कि सस्टेन्ड मोड, यानी सबसे कंट्रोल्ड वे में, तो हर 1 मिनट में 1 गोला दागा जाता है और ये 1 घंटे तक लगातार गोले दाग सकती है। एक बार में इसके चैम्बर में 48 गोले लोड होते हैं और साथ में और भी जो इसके जो क्रू मेंबर्स हैं और भी इसके एमुनिशंस तमाम तरीके के अपनी ज़रूरतों के हिसाब से लेके चलते हैं। साथ ही साथ इसके ऊपर एक मशीन गन भी लगी है, ताकि अगर एयरक्राफ्ट या ड्रोन से इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए तो हार्ड किल और सॉफ्ट किल एक चीज़ होती है मिलिट्री की भाषा में, कि हार्ड किल मतलब आप किसी चीज़ को टकराएंगे, उसमें गोली चलाएंगे या कोई हथियार का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सॉफ्ट किल वो होता है जैसे ड्रोन को आपने जाम कर दिया, तो वो सॉफ्ट किल की कैटेगरी में आता है। तो इसमें हार्ड किल प्लस सॉफ्ट किल दोनों कैपेबिलिटीज़ दी गई हैं, ताकि जो इवोल्यूशन हो रहा है वॉरफेयर का दिन ब दिन, हम देख रहे हैं कि ड्रोन वॉरफेयर है। आप किसी भी चीज़ में आप देखेंगे कि हर, चाहे वो नेवी हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, हर जगह ड्रोन का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। तो उस लिहाज से भी इसको लगातार अपग्रेड किया गया है, बायोलॉजिकल वेपन से बचाया गया है, ड्रोन्स के लिए बचाया गया है और इवन एंटी एयरक्राफ्ट के लिए गन भी दी गई है। तो ये काफ़ी मतलब दिलचस्प होगा देखना कि जब भी ये तोपें बन के आ जाएंगी तो निश्चित तौर पे हमारी फ़ौजों को तो मजबूती मिलेगी, प्लस हमारे एडवर्सरीज़ के लिए भी एक चिंता होगी। तो वो भी अपनी इस पे तैयारी कर ही रहे होंगे, आई एम श्योर। तो हर तरीके की विषम से विषम परिस्थितियों में भी ये तो मदद करेगा। तो बहुत डिटेल में और बहुत आसान शब्दों में बताया है मानस ने। मेरा नाम विभावरी है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।